चलिए हम लोग देखते हैं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के पद के प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसके स्कीम और पाठ्य विवरण को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो आगामी जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो आयोजित होने वाली है लाइब्रेरियन की, उसके लिए सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और उस सिलेबस पे पहले चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि सिलेबस नया है तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि सिलेबस में क्या है, क्या होगा। और हमारे पास भी कई जब से सिलेबस चेंज हुआ है और वैकेंसी आने की चर्चा हुई है, रोज़ कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि इस सिलेबस में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें है। तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस पाठ्यक्रम आपके तैयारी का प्रथम चरण है। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, करना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको पाठ्यक्रम की सही जानकारी नहीं होगी तो आप सही तरीके से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो राजस्थान का जो आने वाली जो वैकेंसी जो है ग्रेड सेकंड का या ग्रेड थर्ड का भी जो लाइब्रेरियन का आएगा, उसके लिए जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। पहले परीक्षा 400 अंक की होगी, स्पष्ट है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रश्न पत्र एक ही होता था, उसी में दोनों जनरल जो राजस्थान का जीके जीएस होता था और लाइब्रेरी साइंस दोनों उसी में होता था। लेकिन इस बार 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। 200 मार्क्स का जो होगा एक प्रश्न पत्र होगा, दूसरा फिर 200 का होगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं पहला प्रश्न पत्र जो जनरल पेपर होगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न का अर्थ है कि एमसीक्यूज होंगे और यहाँ पर हम लोग उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। मतलब कि निगेटिव, जो मुख्य बातें हैं कि निगेटिव मार्किंग भी होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न में विहित अंकों का 1/3 भाग, मतलब कि 1/3 आपका 1/3 जो है काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। स्पष्टीकरण, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर से अभिप्रेत है, मतलब आप गलत उत्तर देते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे। तो यानी यहाँ पर जो स्पष्ट है कि 40% जो है आपको 200 का 40% दोनों में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। कंबाइंड नहीं, प्रत्येक के लिए आपको दोनों के लिए आपको 40% प्रत्येक, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और 40% के अलावा जो छूट दिया गया है 5% का विशिष्ट जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। तो इस तरह से चीजें स्पष्ट है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र जो पहला है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। पहले के सिलेबस को अगर हम लोग देखें, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो था उसमें भी ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें, ये बातें उसमें भी था। और
दूसरा, राजस्थान के समसामयिक मामले, यह उसमें ऐड किया गया है। जो नया जो चीज़ जोड़ा गया है वह विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। यह पहले नहीं था। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पहले नहीं था, और शिक्षा मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, इसको ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पत्र जो प्रथम है उसे और बृहत किया गया है, बड़ा किया गया है। पहले जहां पर सिर्फ राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान ही था, और नए सिलेबस में, नए पाठ्यक्रम में पहले 50 अंकों का ही प्रश्न, मतलब जनरल पेपर होता था, 50 MCQ 100 अंकों का होता था। तो अब उसको डबल कर दिया गया, 200 अंकों का होगा। तो उसमें 2 और चीजें जोड़ दिया गया, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद ये प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार, यहाँ पर जो लिखा गया है कि समय समय पर जो भी आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या नियुक्त प्राधिकारी जो है समय समय पर इस सिलेबस का मूल्यांकन करेगा या फिर बदल। लेकिन मान के चलिए कि सिलेबस जो भी है इसमें कुछ ही फेरबदल की संभावना होती है, कुछ गलती है, कुछ एडिट करना हो, तो मान के चलिए कि 90 से 95% तक यही सिलेबस रहेगा। 2-4% कुछ जोड़ घटाव इसमें हो सकता है। यह करने का भी अधिकार यहाँ पर इस स्कीम में दिया गया है। हम लोग अब देखते हैं जो हम लोगों का मुख्य जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित पाठ्यक्रम, उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि जनरल पेपर पे हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए उस पर हम बृहद चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो राजस्थान जीके या जीएस के जो भी विशेषज्ञ होते होंगे उनसे उनकी चर्चाएं, उनका जो भी उस पर ओपिनियन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी साइंस को ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति, मतलब कि दूसरा पार्ट जो प्रश्न पत्र 2 जो रखा गया है, वह जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को रखा गया है। पुस्तकालय विज्ञान सूचना जो उसका पुस्तकालय 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के सिलेबस के अनुसार जो 2nd पेपर को बनाया गया, उसका टाइटल दिया गया है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। यह सुनने में कुछ नया भी लगता है, और जो ऐसे बिलीव और एमलिव के कोर्स ऐसे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जहां पर इस तरह के लेटेस्ट सिलेबस है, वहां पर इस तरह के टर्म क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। कुल मिलाकर यह समझिए कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल एक तरह से कंप्लीट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ही है, और इसके साथ क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के अलावा, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के मैनुअल के अलावा मशीनी टेक्निक्स, इंडेक्सिंग सिस्टम आदि का भी इसमें समावेश होगा। बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज स्टैंडर्ड भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरह ही सेम है, प्रश्न पत्र की अवधि 200 अंकों का होगा। इस पर ज़्यादा हम लोगों को नकारात्मक अंकन प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम हर के 40%। ये सेम जो ऊपर में जो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो आपको दिया गया है सिलेबस में नियम, रूल्स, सेम यहाँ पर रिपीट किया गया है। हम लोग मुख्य अब यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या लाइब्रेरी साइंस में शामिल होगा। कुल मिलाकर लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है। 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट का नाम है ज्ञान जगत। ज्ञान जगत
ज्ञान जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, और दूसरा जो है वह दूसरा यूनिट हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में क्या क्या चीजें पढ़ने को होता है, क्या क्या चीज, उसको जो यूनिट को सब यूनिट में जो बांटा गया है हम उसकी ओर चर्चा करते हैं। सब यूनिट को देखते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत की चर्चा जो हम लोग करेंगे बाद में, तो उससे पहले हम लोग उसके अंदर क्या क्या सिलेबस में सब यूनिट डाला गया है। संरचना एवं गुण, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत की संरचना और गुण को पढ़ना है। विषय निर्माण के तरीके, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ये पढ़ना है। विषयों के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट ये पढ़ना है। ज्ञान जगत के वर्गीकरण के विभिन्न विधियों में रेखांकन, मैपिंग, मैपिंग ऑफ यूएके इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम। हमें यह देखना है कि ज्ञान जगत जो है, समस्त ज्ञान जगत जो विषय जगत है, जितनी भी विषय से संबंधित जो जगत है, यह इसकी संरचना किस प्रकार होती है उसको हमें पढ़ना होगा। क्योंकि यह जो ज्ञान जगत है यह लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। क्योंकि आप अगर ज्ञान जगत और विषय जगत को नहीं समझेंगे तो आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको ज्ञान जगत को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सिलेबस में सिर्फ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, तो ज्ञान जगत भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। तो क्या क्या ज्ञान जगत की विशेषता है, कैसी इसकी संरचना होगी, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय का निर्माण किस किस प्रकार होता है। क्योंकि जब तक हम लोग विषयों का निर्माण को नहीं समझेंगे तब तक हम विषयों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। विषय को समझेंगे, विषय के निर्माण को समझेंगे, तभी हम विषयों के वर्गीकरण को समझ सकते हैं। उसके बाद ज्ञान जगत के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्ञान जगत जो है, मतलब विषय जगत, जो संपूर्ण जो जितने भी विषय आप तक अवतरित हो चुके हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस जगत में, जितने आइडिया आए हैं वो संगठित होकर ज्ञान बनाया और वो संगठित होकर वो ज्ञान विषय का रूप ले चुका है। अब तक जो हो चुका है उत्पन्न विषय और आने वाले समय में जो विषय उत्पन्न होंगे, ये समस्त चीज़ें ज्ञान जगत का हिस्सा है। और उसके लिए वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में किस प्रकार उसको रेखांकन किया गया है, किस प्रकार उसको बांटा गया है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं। तो मैपिंग, यहाँ पर वर्गीकरण के विभिन्न पद्धतियों में हम लोग मुख्य रूप से 3 पद्धतियों पे विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि इस आपके आगे जो चौथा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, उसमें वर्गीकरण में आपको सीसी, डीडीसी और यूडीसी, इस तीनों का चर्चा किया हो गया है, सीसी, डीडीसी एंड यूडीसी। तो हम लोग यह देखेंगे कि इन 3 वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत का कैसे मैपिंग किया गया है, किस तरह से उसका चित्रांकन किया गया, उसका रेखांकन किया गया। मैप बनाना होता है, मैपिंग का अर्थ मैप बनाना, मतलब कि एक रफ आइडिया दिया जाता है मैप में कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ पर होगी, किस तरह उसका विभाजन होगा। तो यहाँ पर ज्ञान जगत का वर्गीकरण पद्धति में रेखांकन किया जाता है, मैपिंग किया जाता है। तो पहला यूनिट कुल मिला के पुस्तकालय वर्गीकरण का एक पार्ट है। दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रंथ सूची विवरण। दूसरा जो यूनिट है उसका टाइटल रखा गया है ग्रंथ सूची विवरण, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यह
पुस्तकालय सूचीकरण का ही एक स्वरूप है। पुस्तकालय में जो हम लोग पुस्तकालय सूचीकरण करते हैं वहाँ पर बिब्लियोग्राफिक डाटा जो होता है, किसी भी पुस्तक का बिब्लियोग्राफिक डिटेल जो होता है उसको हम कार्ड में लिखते हैं। एक तरह से वो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देना होता है और सिर्फ कैटलॉगिंग की जगह बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर किया गया है। कहने का अर्थ है कि मैनुअल कैटलॉगिंग जो भी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है CCC AACR2 के अलावा हमें ओपेक, इसके अलावा सूची के नियामक सिद्धांत, अगर हम लोग नॉर्मेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग देखेंगे, फिर जो विवरण जो प्रलेखी जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है इसका प्रिंसिपल्स देखेंगे। इसके बाद मानकीय विवरण और विनिमय के वर्तमान रुझान, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को ही नहीं हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग जो AACR2 CCC है, इसके अलावा भी कई स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग और भी है जिसमें प्रमुख रूप से AACR2 और CCC हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न आता है। इसके अलावा हम लोग को बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, विनिमय के वर्तमान जो एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज जो इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड और बिब्लियोग्राफिक डिटेल के एक्सचेंज के लिए जो बनाए गए हैं उसको भी देखना है। जैसे हम लोग बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड में हम लोग जब देखेंगे तो जैसे हम लोग AACR2 CCC ये तो कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड हुआ, लेकिन हम लोग जब बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज ये टाइटल है जिसके अंतर्गत कई चीज़ों को पढ़ना होगा। जैसे इसमें FR BR Z39 इस तरह हम लोगों को, जैसे मेटा डाटा, डल्विन कोर मेटा डाटा, ISO 2709, इस तरह के स्टैंडर्ड जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं, RDA, इस तरह की कई चीजें आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। यूनिमार्क से संबंधित, ISBD से संबंधित, आपको UAP, ऐसी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो स्टैंडर्ड जो आ रहा है, जो तकनीक का प्रयोग कैटलॉगिंग और बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज में होता है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा यूनिट जो है ज्ञान संगठन की विधियां। ज्ञान संगठन की विधियां, मेथड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ज्ञान संगठन की विधियां, मेथड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें ज्ञान संगठन की विधियां, मुख्य रूप से ये जो विधि है ज्ञान संगठन की, यह पुस्तकालय वर्गीकरण है। हम पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या करते हैं? ज्ञान का संगठन करते हैं, ज्ञान का व्यवस्थापन करते हैं, और उस व्यवस्थापन, उसको अरेंजमेंट के लिए जिन जिन स्टैंडर्ड या जिन जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वही पुस्तकालय वर्गीकरण की विधियां होती है, स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होती है। और ज्ञान संगठन की जो विधियां होती है यह पुस्तकालय वर्गीकरण से ही संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस टाइटल जो दिया गया है थर्ड यूनिट का, ज्ञान संगठन की विधियां, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सब यूनिट जो बांटा गया है उसमें आप देखिए पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो नॉर्मेटिक प्रिंसिपल जो है, जनरल थ्योरी है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप लोग डायनामिक थ्योरी,
जनरल थ्योरी क्लासिफिकेशन की उसको पढ़ना पड़ेगा। जनरल थ्योरी जैसे डायनामिक थ्योरी SR रंगनाथन ने दिया, उस सब का डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। वर्गीकरण और उसके लागू होने के मानक सिद्धांत, यहाँ पर थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ स्टैंडर्ड जो थ्योरी है क्लासिफिकेशन का और नॉर्मेटिक प्रिंसिपल, उसकी बात है। पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका दूसरा आप लोग नाम स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह भी आप लोग देख सकते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार और स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह सेम चीज है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के कई प्रकार होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, इन्यूमरेटिव जो रेडीमेड नंबर जैसा होता है, और एनालिटिको सिंथेटिको स्कीम्स। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, रिजिडली फैसेटेड, मतलब मुख्य रूप से आप समझिए कि जो वर्गीकरण के प्रकार होते हैं वह फैसेटेड और इन्यूमरेटिव ही होता है। तो उसी में ऑलमोस्ट, रिजिडली, इस तरफ फ्लेक्सिबल, इस तरह के 6 प्रकार स्पेसीज जो प्रकार होता है उसके बारे में यहाँ पर बात है, इस सब यूनिट में बात की गई है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार को पढ़ना है। इसके बाद सब यूनिट जो है वर्गीकरण की मानक योजनाएं और उसकी विशेषताएं, CC EDC, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर सिलेबस में, यहाँ पर EDC नहीं, ये DDC होगा। ये जो है सिलेबस में जो नया सिलेबस आया तो इसको करेक्शन कर दिया जाएगा, ये DDC होगा। हमने इसे EDC कोई स्कीम्स होता नहीं है तो DDC होता है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है DDC। तो कुल मिला के मुख्य रूप से जो अहम हिस्सा जो आपके सिलेबस का होने जा रहा है, जिस पे आपकी तैयारी निर्भर करनी है, जिस पर आपका स्कोर निर्भर करना है, वो यही 3 चीज जो मुख्य रूप से होगा, CC DDC UDC, और कैटलॉगिंग में AA CR2 और CCC। तो ये 5। तो यहाँ पर DDC, यहाँ पर मानक योजना है, उसकी विशेषता में CC DDC और UDC को आपको पढ़ना है। मतलब कि पुराने सिलेबस को आप अगर देखिएगा तो वहाँ CC और DDC की चर्चा थी, लेकिन वहाँ पर पिछले सिलेबस में UDC की चर्चा नहीं थी। मतलब ये है कि इस बार UDC को भी जोड़ा गया है और आपको UDC को भी पढ़ना है। इसके बाद नोटेशन, आवश्यकता, कार्य और गुण, नोटेशन पढ़ना है। पुस्तकालय वर्गीकरण के मानक, अनुभाग, अनुक्रम, स्कीम का डिजाइन और विकास, लाइब्रेरी स्कीम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें, लाइब्रेरी स्कीम जो डिजाइन कैसे है, कुल मिला के डिजाइन, रेखांकन और उसका विकास कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें, मतलब कि आप एक तरह से देखिए तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के हर पहलू को, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के हर पहलू को इस सिलेबस में छुआ गया है। इसमें हर पहलू को टच किया गया है जो पिछले एग्जाम में या इसके स्कीम्स में नहीं था, जैसे कि UDC नहीं था, इस बार उसे भी जोड़ा गया है। पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान, करंट ट्रेंड, क्या क्या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में अभी नए नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर यह भी एक नवीन यूनिट है, नया चीज़ है। सब्जेक्ट, अब चौथा जो आपको यूनिट है, चौथा यूनिट विषय वर्गीकरण, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, ये सारा चीज एक ही चीज है जहां पर विषयों का निर्धारण, किसी पुस्तक में
किसी पुस्तक जो भी है, जब भी सूचीकार जब भी कैटलॉगिंग करता है तो उसमें विषय का निर्धारण करके उसके लिए सब्जेक्ट एंट्री बनाने के लिए सब्जेक्ट का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का निर्माण किया जाता है और सब्जेक्ट कैटलॉग बनाया जाता है। तो यहाँ पर विषय वर्गीकरण का सिद्धांत भी इस बार जोड़ा गया है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जोड़ा गया है। तो विषय वर्गीकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है और हमें विषय शीर्षक सूची और उसकी विशेषताओं को भी पढ़ना है। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, और इसमें कई मुख्य चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ जाएगा, जिसमें इंडेक्सिंग सिस्टम भी पढ़ना पड़ जाएगा, आपको चैन इंडेक्स भी पढ़ना पड़ेगा, चैन इंडेक्सिंग। इसके अलावा जो विषय शीर्षक की जो प्रमुख सूचियां होती है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट हेडिंग LCSH, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को इंडेक्सिंग सिस्टम को भी पढ़ना पड़ेगा। तो यह जो विषय वर्गीकरण कुल मिला के हम लोग जो देखते हैं, इसमें जो अभी तक जो हम लोगों ने देखा 4 यूनिट देखा, 4 यूनिट में सीधी अगर आप बात किया जाए तो इसमें पहला यूनिट जो पहला है, यूनिट पहला जो है वह यूनिट पहला और यूनिट आपका तीसरा, पहला और तीसरा यूनिट जो है यह लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, पहला और तीसरा यूनिट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है और यूनिट आपका जो दूसरा और यूनिट जो चौथा है यह लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का एक पार्ट है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का एक पार्ट है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है और 2 यूनिट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को समर्पित है और 2 यूनिट लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को समर्पित है। कुल मिला के आधा बांट दिया गया है और जिस तरह से यूनिट को 4 यूनिट में पूरे सिलेबस को बांटा गया है तो यह गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि सब यूनिट में पढ़ने का या सबका महत्ता बराबर है। जब आप गौर से देखेंगे तो यूनिट 1 और यूनिट जो है और यूनिट 4 इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। यह मुख्य लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का सपोर्टिंग पार्ट है। मुख्य सिलेबस 2 ही चीज में बटा हुआ है, पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय सूचीकरण, और पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण के प्रत्येक पार्ट को काफी सुंदरता से सिलेबस में समावेश कर दिया गया है कि अब आपको लाइब्रेरियन बनना है तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग डीपली पढ़ना होगा। आपको जो मुख्य जो आत्मा है जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो लाइब्रेरी सर्विस का, लाइब्रेरी साइंस का, उसको पढ़े बिना अब आपको सिर्फ रट्टा मार के आपको काम नहीं चलने वाला है। और यूनिट 1 जो क्लासिफिकेशन का सपोर्टिव जो सिलेबस है, यूनिट है, कुल मिलाकर यह है कि ज्ञान जगत को और विषय जगत को जब तक आप नहीं समझिएगा तो आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को नहीं समझ पाइएगा। तो
उस यूनिट को भी जोड़ दिया गया है। और विषय सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, विषय वर्गीकरण जब तक नहीं होगा तो कैटलॉगिंग अधूरा हो जाता है। उसके लिए चेन इंडेक्सिंग से लेके आपको शेयर्स लिस्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब चीज़ों का उसमें समावेश कर दिया गया है। तो ये जो यूनिट 1 और यूनिट 4 का कंट्रीब्यूशन इस सिलेबस में सिर्फ 10% ही होगा। मतलब कि यूनिट 1 10% और यूनिट 4 10%, और यूनिट 3 जो है और यूनिट 2 वह मुख्य पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण है। 80% जो है, 80% सिलेबस जो है वह आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 ही है, जो आपको संपूर्ण पुस्तकालय सूचीकरण के नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी, क्लासिफिकेशन के थ्योरी, कैटलॉगिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज से लेकर ACR2, CCC, DDC, UDC आदि समस्त तरह की बातों का उसमें समावेश किया गया है। कुल मिला के आप जब देखिएगा इस सिलेबस को तो यह संपूर्ण रूप से यह सिलेबस क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग को समर्पित है। इसके अंत में जो दिया गया है प्रश्न पत्र का पाठ विवरण और विस्तार, प्रश्न पत्र का पाठ विवरण और विस्तार, तो इसमें आप लोग जो है ना यहाँ पर देखिए फिर से वही चीजें लिखा गया है कि इसको जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि कोई भी सिलेबस पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़े ही पड़े। क्योंकि जब क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ही है तो सब जितने 50,000 लोग बैठेंगे तो 50,000 लोगों के लिए सेम सिलेबस होगा, किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, बदलाव की संभावना हो सकती है, तो 5 से 10%, 90 से 95% यही सिलेबस होगा। तो आप लोगों को इसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पढ़ना होगा, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ना होगा। और यह ध्यान में रखना होगा कि थ्योरी जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से आप प्रैक्टिकल नहीं पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप प्रैक्टिकल को पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिकल पढ़ने के दौरान आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सीधे सीधे आपको प्रैक्टिकल बनाने MCQs में नहीं दिया जाएगा कि ये बुक लीजिए, इसका DDC नंबर निकालिए। उससे संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाना है। तो आप यह समझिए कि राजस्थान जो है, जो जनरल पेपर उसका विस्तार किया गया है, लेकिन सेकंड जो पेपर है इसका लाइब्रेरी साइंस के पेपर को छोटा किया गया है। छोटा किया गया है क्योंकि इसमें पहले आपका लाइब्रेरी सोसाइटी, मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सोर्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पार्ट था उसे हटा दिया गया। लेकिन इसे छोटा तो किया गया है लेकिन काफ़ी कठिन कर दिया गया है, क्योंकि यही वह यूनिट था, सेकेंड यूनिट, जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, जिसमें अधिक पढ़ने की जरूरत थी और सब लोग इसी से भागता था। पहले लोग थ्योरी से काम चला लेता था, तो अब आपको सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल CC, DDC, ACR2, CCC, UDC के उसके आयामों को भी समझना होगा, पढ़ना होगा अगर लाइब्रेरियन बनना है। और इसके अलावा यह भी दिमाग में आपके बैठा हुआ होगा भी, और यह समझ भी आपको आ ही गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की जो थ्योरी होती है ना, वह थ्योरी भी लाइब्रेरियन सोसाइटी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज की तरह आसान नहीं होता है। इसको आप रट नहीं सकते, इसके लिए आपके दिमाग का से इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर यह समझा जाए कि पेपर जो पत्र 1 है उसके सिलेबस को बड़ा किया गया है और लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को छोटा परंतु कठिन किया गया है। तो इसलिए आप लोग जिस तरह से सिलेबस के हमने एक एक पार्ट को अच्छी तरह से समझा दिया है,
और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए और इसको आप लोग इस जो भी सिलेबस बदलाव होगा या ना होगा इसके भरोसे नहीं रहिए। उम्मीद यह रखिए कि जो सिलेबस आ चुका है तो आगामी एग्जाम तक कम से कम यह सिलेबस रहेगा ही। तो आप लोगों को आगामी परीक्षा और उसकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।